हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आई एम जया प्रकाश। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वसंत पाठ्य पुस्तक का पाठ 6 पार नजर के। ये कहानी है और ये कहानी है मंगल ग्रह की, जो कि धरती के नीचे बसा हुआ है। धरती के नीचे बसी एक बस्ती है, वहाँ की ये कहानी है और उस बस्ती में एक बच्चा रहता है, उसके द्वारा ये कहानी आगे बढ़ रही है। तो चलिए देखते हैं। ये जो मंगल ग्रह पर पृथ्वी के द्वारा छोड़ा हुआ एक स्पेसशिप है, उसको मंगल ग्रह वासियों के लिए वो एक एलियन है। जैसे अगर हमारी धरती पर कोई स्पेसशिप आ जाए तो हमें वो एलियन लगता है ना, उसी तरह से मंगल ग्रह वासियों के लिए धरती द्वारा छोड़ा गया जो स्पेसशिप है, उनके लिए वो एक एलियन है। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में है क्या। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? मतलब कि ये जो रास्ता है जहाँ पे छोटू रहा करता था, वो एक सुरंगनुमा रास्ता था और वहां से रोज का आना जाना जो है वो आम आदमी के लिए, नॉर्मल इंसान के लिए वो जो था मना था। वहाँ रोज ऐसे ही कोई नहीं आ जा सकता था। लेकिन जब वहां से रोज छोटू ने अपने पापा को आते जाते देखा ना, तो एक दिन छोटू ने अपने पापा का जो सिक्योरिटी पास है, मतलब उस रास्ते से जाने के लिए ना एक सिक्योरिटी पास लेना पड़ता था, तो उस छोटू ने अपने पापा का सिक्योरिटी पास ले लिया और वो सुरंगनुमा रास्ते से जाने लगा। तो फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। मतलब कि एक वार्तालाप चल रही थी। तो जब छोटू उस सुरंगनुमा रास्ते से जाने लगा, तो उसकी माँ ने उससे कहा कि तुम्हें मैंने मना किया है वहां पर रोज रोज जाने के लिए, तो वहां उस तरफ मत जाया करो। तो छोटू ने कहा कि क्यों नहीं जा सकते, पापा क्यों जाते हैं वहां रोज रोज? तो छोटू की माँ ने समझाया कि पापा को तो वहाँ पे काम से जाना होता है। तो ये जो बात है ना आपस में छोटू की और उसकी माँ की, रोज ही हुआ करती थी। इस तरह से रोज ही छोटू वहाँ से जाने की जिद किया करता था और उसकी माँ उसको मना किया करती थी। ठीक है? तो रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। मतलब उस जो सुरंगनुमा जो रास्ता था ना, उसी रास्ते से निकल करके रोज छोटू के पापा अपने काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल किया करते थे। यानी कि जो आम आदमी थे, वो इस रास्ते से नहीं जा सकते थे, उन्हें मना था वहां से आना जाना। लेकिन कुछ चंद चुनिंदा लोग, यानी कुछ ही लोग जो चुने हुए थे, वही इस रास्ते से आ जा सकते थे, इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे। और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। तो जो सिलेक्टेड लोग थे जो उस रास्ते से जा सकते थे, उन्हीं में से एक थे छोटू के पापा। उनको भी वहां से जाने के लिए परमिशन मिली हुई थी। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया और चल दिया सुरंग की ओर। मतलब उसकी एक्साइटमेंट तो बड़ी हुई थी छोटू की कि उस साइड जाकर देखता हूँ सुरंगनुमा रास्ते से कि है क्या वहां पर। तो एक दिन छोटू के पापा की जब छुट्टी थी और उसके पापा घर पर आराम कर रहे थे, तो छोटू ने नजर बचाकर अपने पापा का सिक्योरिटी पास ले लिया और वहां से वो सुरंगनुमा रास्ते से सुरंग की ओर, मतलब वो चल पड़ा। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी हुई थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। मतलब वैसे तो पूरी जो उनकी जो कॉलोनी थी जिसमें वो रहते थे, वो पूरी कॉलोनी जो है वो जमीन के नीचे बनी बसी हुई थी। जमीन के वो लोग सब नीचे ही रहते थे। और ये जो सुरंगनुमा रास्ता था ना, उसके अंदर जाने पर जब छोटू वहां से जाने लगा, तो अंदर जो है दिए जल रहे थे, रोशनी के लिए दिए जल रहे थे। और प्रवेश करने से पहले, मतलब उस सुरंग में एंटर करने से पहले, जहाँ पे वो एंटर था, दरवाजा था उसका, वहां पर एक दरवाजा जो बंद था, वहां पर आपको एक खांचा बना हुआ मिला। मतलब छोटू को वहां पर एक खांचा दिखाई दिया। उस खांचे में छोटू ने वो कार्ड डाला, सिक्योरिटी कार्ड डाला, और वो दरवाजा जो है तुरंत खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। मतलब जैसे ही वो दरवाजा खुला तो छोटू सुरंग में चला गया। अंदर
वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा। अब जब वो अंदर पहुंचा, सुरंग के अंदर पहुंचा, तो अंदर भी एक खांचा बना हुआ था और उसमें जो उसने बाहर से सिक्योरिटी गार्ड डाला था वो अंदर वापस से आ गया और छोटू ने उस कार्ड को उठा लिया और उठाते ही दरवाजा जो है फिर से बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, सुरंगनुमा रास्ता वह ऊपर की तरफ जाता था। अब जब छोटू है वो सुरंग के अंदर जब गया तो उसने चारों तरफ देखा, नजर अपनी दौड़ाई, तो उसने देखा कि जो रास्ता था, सुरंग जो थी वो ऊपर की तरफ जाती थी। ऊपर यानी जमीन के ऊपर, क्योंकि वो सब लोग तो जमीन के नीचे रहते थे ना, उनकी जो कॉलोनी थी वो जमीन के नीचे बसी हुई थी और वो जो रास्ता था सुरंग से होते हुए वो जमीन के ऊपर जाता था। यानी आज जो है छोटू को मौका मिला कि वो जमीन के ऊपर भी सफर करके आए, घूम करके आए, क्योंकि उसके पास तो आज सिक्योरिटी गार्ड था। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र से तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। अब अभी तो छोटू जो है वो सुरंग के अंदर गया ही था और उसको ये मौका मिला कि वो जमीन के ऊपर जाकर देखे क्या है वहां पर। लेकिन जैसे ही मौका मिला, वो मौका उसके हाथ से निकल गया। क्यों? क्योंकि सुरंग के अंदर जगह जगह निरीक्षक यंत्रों की जानकारी थी, निरीक्षक यंत्र लगे थे, जैसे सिक्योरिटी कैमरे लगे रहते हैं ना, ऐसे ही उस सुरंग के अंदर भी कुछ एक चीजें ऐसी लगी हुई थी जिससे जानकारी मिले कि अंदर कौन गया है। अब जो भी वहां देखने के लिए बैठा होगा उसने देखा निरीक्षक यंत्र से कि कोई छोटे कद का व्यक्ति अंदर गया। अब छोटे कद का व्यक्ति तो वो छोटू ही था, वो छोटा बच्चा था, उसके कद भी छोटा था। तो जो लोग ये देख रहे थे उनको शक हुआ और जैसे ही निरीक्षक यंत्र के वो अंडर में आया, जब सबने देखा तो तुरंत उसकी फोटो भी वहां पर खिंच गई, तस्वीर खिंच गई और उससे पता लगा कि ये कौन है। उन सबको खतरा लगा, जो ये देख रहे थे ना, सिक्योरिटी में जो थे, उन लोगों ने देखा कि ये तो कोई खतरे की बात है कि इधर कोई और ही व्यक्ति गया है जिसको जाने की अनुमति नहीं है। ठीक है? तो उनको खतरा महसूस होने लगा। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। अब ये सब चीज़ें जो ये देखी जा रही थी निरीक्षक यंत्र से, ये सब बातें तो छोटू को पता ही नहीं थी और वो अनजान था इन बातों से, वो आगे बढ़ा जा रहा था सुरंग के। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। अब क्या था, जब सबको पता लगा कि अंदर कोई और ही गया हुआ है, कोई छोटे कद का व्यक्ति गया है और ये हमारे लिए खतरे की बात है, तो वहां पर तभी बहुत सारे सिपाही आए और उन्होंने छोटू को पकड़ लिया और छोटू को पकड़कर वो उसके उसे घर छोड़ आए। और छोटू के घर पर उसकी माँ तो उसका इंतजार कर रही थी। अब अगर छोटू के पापा घर पे ना होते तो आज छोटू की खैर ना होती, क्योंकि छोटू के पापा ने छोटू को बचा लिया। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। अब छोटू की मम्मी जब नाराज हो रही थी, छोटू के ऊपर गुस्सा हो रही थी, तो उसके पापा ने कहा कि अब इसे छोड़ दो, मैं इसको समझा दूंगा, आगे से वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं कहाँ काम करता हूँ मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहां नहीं जा सकता, क्योंकि वहां के माहौल में जी ही नहीं सकता। मतलब अब क्या था कि छोटू के पापा ने ना छोटू को समझाया कि मैं जहाँ पे काम करता हूँ वो जगह जमीन से ऊपर है, जमीन के ऊपर है। हम जमीन के नीचे रहते हैं और जहाँ मैं काम करता हूँ वो जगह जमीन के ऊपर है और वहां पर आम आदमी नहीं जा सकते, क्योंकि वहां के माहौल में और यहाँ के माहौल में बहुत फर्क है। उस माहौल में जी नहीं सकोगे। तो फिर छोटू ने कहा, तो फिर आप कैसे जाते हैं वहां? छोटू का सवाल लाजमी था। अब जब छोटू के फादर ने बताया, उसके पापा ने बताया कि वहां के माहौल में जी नहीं सकता, तो छोटू ने कहा अपने पापा से कि फिर आप कैसे वहां पर रहते हैं, आप कैसे जी पाते हैं? और उसका सवाल भी ठीक था। फिर छोटू के पापा ने कहा, मैं वहां एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। मतलब वहां पर हम नॉर्मली नहीं जा सकते, मैं जब जाता हूँ वहां पर तो मैं एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलते हैं, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से मैं से बाहर की ठंडी
ठंड से मैं अपने को बचा सकता हूँ। मतलब उसके पापा ने बताया कि मैं जब बाहर जाता हूँ, ज़मीन के ऊपर जाता हूँ, तो मैं एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ और उस स्पेस सूट की वज़ह से मैं अपने आप को ठंड से बचा लेता हूँ और मैं ऑक्सीजन भी ले पाता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। मतलब अब वो स्पेस सूट तो पहनता ही है छोटू का पापा, और एक खास किस्म के जूते भी वो पहनते हैं, जिसकी वजह से वो ज़मीन के ऊपर चल पाते हैं। ज़मीन के ऊपर चलने-फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब छोटू के पापा ने बताया कि ज़मीन के ऊपर जब चलना होता है, क्योंकि ज़मीन के बाहर मुझे जाना होता है, ऊपर जाना होता है, तो जहाँ वहाँ पर चलना होता है उसके लिए हमें एक खास प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, मतलब एक ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको वहाँ पर कैसे चलना है। छोटू सुन रहा था, पापा आगे बताने लगे। जब उसके पापा ये बातें बता रहे थे ना, तो छोटू बड़े ध्यान से सुन रहा था। फिर पापा ने आगे की बातें बताई कि एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। अब क्या था कि छोटू के पापा छोटू को बता रहे थे कि एक बहुत समय पहले, यानी एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग, जो जितने भी मंगल ग्रह के लोग हैं, वो सभी ज़मीन के ऊपर ही रहा करते थे। और ऊपर जब रहते थे तो उन्हें किसी भी प्रकार के स्पेस सूट की ज़रूरत नहीं होती थी, किसी भी तरह के यंत्र की, किसी भी तरह के जूतों की या किसी भी खास पोशाक की, कपड़ों की ज़रूरत नहीं थी। वो ऐसे ही रहा करते थे। लेकिन जैसे-जैसे वातावरण में परिवर्तन आने आने लगा, जैसे-जैसे एनवायरनमेंट चेंज होने लगा, वातावरण में परिवर्तन आने लगा, कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। उसने बताया कि पहले तो सब ऐसे ही नॉर्मल रह लिया करते थे, लेकिन जैसे-जैसे वातावरण बदलता गया, तो कई तरह के जो जीव धरती पर रहा करते थे, वो एक के बाद एक मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। अब जब ये परिवर्तन हो रहा था, जब सारे जीव मर रहे थे धरती पर, तो तभी एक और बड़ा परिवर्तन हुआ, सूरज। सूरज का में भी एक परिवर्तन हुआ। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। अब जैसे सूरज जो था, उससे हमें रोशनी भी मिलती है और उष्णता मतलब गर्मी भी मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन जो है वो बिगड़ गया। धीरे-धीरे सूरज में भी परिवर्तन होने लगा, और जैसे ही सूरज में परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ, तो यहाँ का जो प्राकृतिक संतुलन है, बैलेंस जो है वो धरती का, वो बिगड़ गया। धरती के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु-पक्षी, पेड़-पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। मतलब जब धरती का जब ये परिवर्तन हुआ, प्रकृति का जब बदलाव हुआ, तो उन सब का जो सामना करने में यहाँ के पशु-पक्षी, पेड़-पौधे और अन्य जीव जो है अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। मतलब इन ये सब तो नहीं कर पाए, बस हमारे पूर्वज ही इस सब बदली हुई स्थिति का सामना कर पाए। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। मतलब हमें कुछ ऐसी तकनीकी ज्ञान थे, हमें इस तरह की नॉलेज थी कि हमने जो है ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ज़मीन के ऊपर जो अलग-अलग तरह के हमारे यंत्र लगे हैं ना, उनकी वजह से हम सूरज की शक्ति, सूरज की रोशनी, उसकी गर्मी का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, उसका यूज़ तो कर रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम ज़मीन के नीचे जी रहे हैं, और उन्हीं की वजह से हम यहाँ पर जी पा रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, सुचारू मतलब सही ढंग से चलते रहें, इसीलिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ना ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है, सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। तो यानी कि छोटू के पापा का क्या काम था? इन्हीं सभी यंत्रों का ध्यान रखना, इन सब की देख-रेख करना। तो उसके पापा बताते हैं कि मुझ जैसे कुछ लोग, और भी कुछ लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं, कुछ सिलेक्टेड लोग हैं जो इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं, जिनकी वजह से हम ज़मीन के नीचे जी पा रहे हैं। बड़ा हो जाऊँगा तो मैं भी यही काम करूँगा, छोटू ने अपनी मंशा ज़ाहिर की। अब जब छोटू सारी बातें अपने पापा की ध्यान से सुन रहा था, तो छोटू ने अपने पापा को कहा कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा ना, तो मैं भी यही काम करूँगा। उसने अपनी मन की बात अपने पापा को बताई। उसके पापा ने कहा, बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी। माँ ने कहा। अब उसके पापा ने कहा
कि सब सारी जब बातें बताई, तो छोटू ने कहा कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं भी यही काम करूँगा। तो उसकी माँ ने जब ये बात सुनी छोटू की, तो उसकी माँ ने कहा, "आप बिल्कुल करना, लेकिन इस काम को करने के लिए आपको खूब पढ़ना पड़ेगा और मम्मी-पापा की बात को भी सुनना पड़ेगा।" ठीक है? दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखो तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला-बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। अब एक स्टाफ का एक व्यक्ति था जिसने टीवी में देखते हुए कहा कि देखो, कंट्रोल रूम का जो वातावरण है, जिस रूम को वो कंट्रोल करते हैं, जो उनके अंडर में जो रूम है, उस रूम का जो वातावरण है वो कुछ बदला-बदला सा लग रहा है। अब शिफ्ट खत्म होने का टाइम था। शिफ्ट मतलब कुछ लोग सुबह के समय काम करते थे, तो कुछ लोग रात के समय काम करते थे। तो जिनकी सुबह की शिफ्ट थी, वो रात को खत्म हो जाती थी और जिनकी रात की शिफ्ट थी, वो सुबह को खत्म हो जाती थी। तो इसी तरह एक शिफ्ट जो है वो खत्म हो रही थी और जो स्टाफ के जो लोग हैं, जो काम करते थे, वो अपने-अपने घर जा रहे थे। और स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए एक स्क्रीन के पास बैठे हुए आदमी ने कहा कि देखो, कंट्रोल रूम का जो वातावरण है, वो कुछ-कुछ बदला-सा नज़र आ रहा है। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। अब उसने स्क्रीन पर देखते हुए देखा कि वहाँ पर एक छोटा-सा बिंदु सा दिखाई दिया, एक डॉट दिखाई दिया। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अब जो स्क्रीन के पास बैठा था व्यक्ति, उसने बताया कि ये जो कंप्यूटर से पता ही चल रहा है कि ये कोई तारा नहीं है, क्योंकि ये अपनी जगह बार-बार समय के अनुसार बदल रहा है। पहले कहीं और था, धीरे-धीरे अपनी जगह बदल कर कहीं और आ गया है। कंप्यूटर के अनुसार ये हमारी धरती की तरफ आ रहा है। मतलब कंप्यूटर हमें ऐसा बता रहा है कि ये हमारी ओर बढ़ा चला आ रहा है, हमारी धरती की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है? छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। अब छोटू के पापा ने बोला कि कहीं ये अंतरिक्ष का यान तो नहीं है? संदेह हमें भी है। आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? अब इस जो डॉट सा आ रहा था, जो एक गोला सा आ रहा था, उसको देखते हुए छोटू के पापा सोचने लगे कि क्या सचमुच में ये कोई अंतरिक्ष यान होगा, स्पेसशिप होगा कोई? ये कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में यानी हमारी गैलेक्सी में तो हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह हैं जिन पर जीवों का अस्तित्व है, मतलब जीना संभव है? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी, तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? अब उसके पापा के दिमाग में बहुत सारी बातें आने लगी कि भई ये क्या है? कहीं ये कोई स्पेसशिप तो नहीं है, अंतरिक्ष यान तो नहीं है? और अगर है कोई अंतरिक्ष यान, तो क्या ये किसी ग्रह से आया है? और अगर किसी ग्रह से आया है, तो क्या उस ग्रह पर जीवन संभव है? ये सब छोटू के पापा के मन में बातें आ रही थी। अब उसने सोचा कि अगर कोई किसी ग्रह ने ही भेजा है, स्पेसशिप भेजा है, तो क्या वो ग्रह इतनी प्रगति कर चुका है, इतना सक्सेस हो गया है कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? तो वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा हो, तो काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा, तब तो यह संभव हो सकेगा। अब वो सब सोचने लगे, छोटू के पापा सोचने लगे कि वैसे तो हमारे पूर्वजों को भी ज्ञान था अंतरिक्ष यानों का, उपग्रहों का, लेकिन अब ये संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए आवश्यक मात्रा में हमें ऊर्जा चाहिए। अब उन्हें लगा कि काश पॉसिबल होता कि हम लोग अंतरिक्ष यान का अभी भी उपयोग कर पाते। इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। मतलब हमारे पास ऐसे यंत्र होते कि हम जो ये अंतरिक्ष यान हमारी तरफ आ रहा है, हम इसको नज़दीक से देख सकते। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा, तब तो यह संभव हो सकेगा। अब उन्हें लगा कि अगर वो हमारी ही तरफ आ रहा है, तो जब करीब आ जाएगा, तो हम इसको देख सकेंगे, संभव होगा हमारे लिए इसको देखना। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। मतलब अब देखा क्या गया कि जो अंतरिक्ष से वो जो डॉट नज़र आ रहा था, यानी वो अंतरिक्ष यान जो नज़र आ रहा था, उसमें से एक हाथ बाहर निकला और उस हाथ की जो लंबाई थी, वो बढ़ती जा रही थी। ठीक है?
कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई, मतलब सभी लोगों को, कॉलोनी के सभी लोगों को बुलाया गया। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चला कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी ज़रूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख़्याल है? मतलब अब उन लोगों को लगा कि भई अब हमें पहले तो मीटिंग करनी चाहिए। तो सारे कॉलोनी के जो जितने भी प्रबंधक थे, जितने भी लोग थे, वो सब आ गए और सब अपना-अपना भाषण देने लगे। तो एक ने कहा कि हाल ही में मिली जानकारी से पता चला कि 2 अंतरिक्ष यान जो हैं हमारे मंगल ग्रह की तरफ आ रहे हैं। उनमें से एक अंतरिक्ष यान जो है हमारे चारों तरफ, हमारे गिर्द गिर्द मतलब हमारे चारों तरफ चक्कर काट रहा है। तो कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह ने छोड़े हैं। ऐसी हाल में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी ज़रूरी है। मतलब उन्हें लगा कि अब हमें कुछ ना कुछ तो प्लानिंग करनी चाहिए इसको रोकने के लिए, इस ग्रह के द्वारा छोड़े गए अंतरिक्ष यान को रोकने के लिए, और हमें कोई ना कोई योजना बनानी चाहिए। तो सबने एक-दूसरे से पूछा कि भई आपका क्या ख़्याल है? कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी ज़िम्मेदारी नंबर 1 पर थी। नंबर 1 मतलब वहाँ नंबर वाइज़ बुलाया जाता होगा, तो उनमें से नंबर 1 के ऊपर सारी कॉलोनी की जो सुरक्षा की ज़िम्मेदारी थी। उन्होंने कुछ कागज़ समेटते हुए बोलना आरंभ किया, "इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं।" अब उन्होंने कहा कि भई हमारी सिक्योरिटी रहे, हम सुरक्षित रहें, इसलिए हम इन दोनों अंतरिक्ष यान को जला देते हैं, खत्म कर देते हैं। मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकी। अंतरिक्ष यान बेकार कर ज़मीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। अब उन्हें लगा कि अगर हमने इनको जला दिया, बाकी लोगों को लगा, तो फिर हमें तो कोई ख़ास जानकारी नहीं मिल पाएगी कि कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। तो फिर और अंतरिक्ष यान बेकार कर देने से ज़मीन पर उतरने वाले भी नहीं है फिर वो। अगर हम उन्हें जला देंगे तो ज़मीन पर उतरेंगे ही नहीं, हमारे पास नहीं आएँगे। हालाँकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद ज़मीन पर उतरते हैं, तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें आवश्यक है। तो सबने कहा कि अगर ये खुद ही हमारे ग्रह पर उतर जाते हैं, तो हम इन्हें ज़रूर कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं या फिर इन्हें बेकार कर सकते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इसमें सवार नहीं हैं। अब किसी ने कहा कि भई मेरे हिसाब से तो, मेरे अनुसार तो इस अंतरिक्ष यान में केवल कुछ यंत्र रखे होंगे, कोई व्यक्ति या फिर कोई जीव इसमें नहीं होगा। नंबर 1 की बात सही लगती है, नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। अब जो नंबर 1 ने तो ये सारी बातें कही, नंबर 2 जो थे वो एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे। वे बोले, हालाँकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। अगर वो यंत्र हुए तो हम उन्हें अगर बेकार कर देते तो उसमें भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएँगे। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। मतलब हमें सिर्फ देखना और समझना चाहिए, हमें इन्हें बेकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इनको बेकार कर दिया, तो जिस ग्रह ने इन्हें छोड़ा है हमारे पास, उन लोगों को हमारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है? तो जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना होगा। मतलब हमें अपने आप को छिपा कर रखना होगा, अपने बारे में सारी बातों को छिपा कर रखना होगा। क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं, वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेज सकें। तो हो सकता है कि जिन्होंने आज ये भेजे, वो कल को इनसे भी बड़े या इनसे भी सक्षम, शक्तिशाली अंतरिक्ष यान भेजें। तो हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे हमारा लाभ उठा सके। मतलब नंबर 2 ने कहा कि हम, मेरे हिसाब से तो हमें ऐसा करना चाहिए कि अ, कोई भी गलतफहमी इनको ना हो। हमें ऐसा रहना चाहिए कि ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिससे हमारा लाभ हो सके। हमें इतना मतलब अपने आप को बेकार दिखाना चाहिए कि उन्हें लगे हम इनके लिए कुछ भी ज़रूरतमंद नहीं है। ठीक है? अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे लिए किया जाए। उनको ये लगे कि ज़मीन पर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। अब ये तो थे भई नंबर 1 और नंबर 2 की बातें। अब नंबर 3 आ गए। वो क्या थे? वो सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे, सोशल वर्क देखते थे। तो उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अब जैसे ही वो बोलना शुरू कर रहे थे नंबर 3, तभी फ़ोन की घंटी बजी।
अध्यक्ष ने चोंगा उठाया, चोंगा मतलब उन्होंने फ़ोन का रिसीवर उठाया और 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। मतलब वो जो अंतरिक्ष यान आ रहा था वो हमारी ज़मीन पर आ चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था। अब छोटू जो था ना वो बहुत एक्साइटेड था। ये स्पेसशिप देखने के लिए उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम में ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ-साफ नज़र आ रहा। अब जो कंट्रोल रूम था वहाँ पर छोटू के पापा उसे ले गए ताकि वो देख सके और वहाँ से अंतरिक्ष यान साफ नज़र आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ। इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। मतलब छोटू के पापा ने कहा अभी नहीं बताया जा सकता कि इसके अंदर क्या है, लेकिन हमारा पूरा ध्यान उसकी तरफ है। ठीक है? वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया, कंसोल के अंदर बहुत सारे बटन लगे हुए थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक बाहर आया, एक यांत्रिक हाथ बाहर आया। वो जो अंतरिक्ष यान था ना, उधर से एक हाथ बाहर आया, यांत्रिक हाथ, यानी कि एक मशीन वाला हाथ बाहर आया। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी, मतलब वो बार-बार धीरे-धीरे लंबा होता जा रहा था। वह शायद ज़मीन तक पहुँचकर मिट्टी लेकर लेना चाहता था, यानी कि वो ज़मीन तक पहुँचना चाहता था वो हाथ और मिट्टी उठाना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे। अब ये सारे लोग तो स्क्रीन पर देख रहे थे ना उस अंतरिक्ष यान को, सिवा एक के, उसका ध्यान कहीं और ही था। बस एक ही व्यक्ति ऐसा था जो स्क्रीन पर नहीं देख रहा था उस अंतरिक्ष यान को, उसका ध्यान कहीं और था। कहाँ था भाई? देखते हैं। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। अब छोटू कहाँ देख रहा था? वो तो स्क्रीन पर देख ही नहीं रहा था, वो कंसोल पैनल पर देख रहा था। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। मतलब उसका मन कर रहा था कि मैं किसी तरह से कंसोल का एक बटन दबाकर देखूं, और वह लाल-लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था। अब उस कंसोल पर बहुत सारे बटन थे और उस पर लाल रंग का भी बटन था। उस लाल बटन को छोटू जो है दबाना चाहता था और सहसा खतरे की घंटी बजी। जैसे उसने लाल बटन दबाया, घंटी बज गई। सबकी निगाह कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रख दिया। मतलब जब सबने देखा कि भई क्या हुआ, एक अलार्म बज गया, तो पापा ने छोटू की तरफ देखा। उसने देखा कि छोटू ने वो लाल वाला कंसोल बटन दबा दिया है और उसने उसको पहले की तरह फिर से कर दिया और छोटू को एक थप्पड़ भी मारा। ये ऐसी हरकत उसे नहीं करनी चाहिए थी। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के ऊपर यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई। यंत्र बेकार हो गया था। अब क्या था, अचानक से उस स्पेसशिप में से जो हाथ बाहर आ रहा था वो रुक गया। वो बढ़ता जा रहा था ना, लंबा होता जा रहा था, वो रुक गया और वो यंत्र जो है वो बेकार हो गया। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। नासा से जो आया हुआ था उसने सबका ध्यान अपनी तरफ लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा था। जो मंगल की धरती पर जो यान उतरा था उसका वाइकिंग, वो अंतरिक्ष यान यानी यानी वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा था। जो उसको काम वो सौंपा गया होगा वो अपना काम कर रहा था। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया था। अब किसी टेक्निकल इशू की वजह से उसका हाथ तो बेकार हो गया था। अब नासा के तकनीशियन, यानी जो भी सही करने वाले थे, नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे थे तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने का प्रयास भी कर रहे थे। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में छपा, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग और दुरुस्त करने में सफलता मिली। मतलब उन्होंने उसको ठीक कर दिया था उस हाथ को। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया। अब जो वो हाथ जो काम करना जिसने बंद कर दिया था स्पेसशिप का, वो फिर से ठीक हो गया और उसने मंगल ग्रह की मिट्टी को जो है इकट्ठा करनी शुरू कर दी, अपना काम शुरू कर दिया। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे।
जो पृथ्वी के जितने भी वैज्ञानिक थे, जितने भी साइंटिस्ट थे, वो इस मंगल ग्रह की मिट्टी को जो है रिसर्च करना चाहते थे, जानना चाहते थे इसके बारे में, उसके लिए वो बहुत एक्साइटेड थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह जीवन सृष्टि का अस्तित्व है। अब उन वैज्ञानिकों को लग रहा था इस मिट्टी के द्वारा हमें पता लगाया जा सकता है कि क्या मंगल ग्रह पर जीवन संभव है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। देखो आज भी तो हम लोग मंगल ग्रह पर जीवन ढूंढते हैं ना कि वहाँ जीवन संभव है या नहीं। तो ये प्रश्न आज भी बना हुआ है, आज भी एक रहस्य बना हुआ है, अब तक पता ही नहीं चल पाया। तो ये थी मंगल ग्रह की एक कहानी जो छोटे बच्चे के द्वारा आगे बढ़ाई गई। इस पाठ को लिखा है जयंत विष्णु नार्लिकर ने। ठीक है, अगर आपको ये पाठ समझ आया हो, पसंद आया तो इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।